हेलो दोस्तों, आज के ट्यूटोरियल में हम एक फ्लोरिश पार्ट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम इमेज किस प्रकार आर्टकैम में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये ट्यूटोरियल एक बिगिनर के हिसाब से बना रहा हूँ। देखिए, फर्स्टली हमें इमेज को ट्रेस करना होता है। इमेज को हमको 2D लाइनिंग वर्क्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको सीधा इमेज ओपन करना है। ठीक है, फर्स्टली आपको इमेज को प्रॉपर तरीके से ट्रेस करना है। कभी कभी इमेज जो है वो ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, तो उस केस में आप एक तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो आप लाइट्स एंड मटेरियल में जाके उसका जो शाइननेस है उसको थोड़ा कम करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कम कर दिया, और हाईलाइट इंटेंसिटी भी आप कम कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप गाइडलाइन का यूज कर सकते हो सेंटर लाइन के लिए। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट एक्स गाइडलाइन करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक सर्कल बना लेता हूँ जो कि फ्लावर का सेंटर पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसके ऊपर कुछ जिगजैग लाइंस है, सनफ्लावर का जो रहता है उस टाइप के। ठीक है, यहाँ पे आपको इसके प्रेस करना है, शिफ्ट प्रेस करके दोनों कलर्स को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके ज्वाइन विद कर्व करना है। अगर आपके आर्टकैम में ये वाला व्यू नहीं दिख रहा है तो आप विंडो में जाके लेआउट लेके वहाँ पे स्टैंडर्ड लेआउट सिलेक्ट कर सकते हो, तब आपको ये व्यू दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है नोट एडिट मोड, जिसके आप एंकर पॉइंट्स को खींच के एक पैराबोलिक फंक्शंस को वो फॉलो करता है fx को, तो उस हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर सकता है कर्व को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही कर्व ड्रॉ किए और उनको मैंने ये कर दिया है। ठीक है, अभी ये जो सर्कल है इसका मुझे सेंटर से एक लाइन डालना है 45 डिग्री से। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नैपिंग पे ये जो राउंड छोटा डॉट आ रहा है ये उसके आर्क के मिड पॉइंट्स डिनोट करते हैं। अगर आप सेंटर में जाओगे तो आपको सेंटर पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है और शिफ्ट प्रेस करके ये वाला कर्व मैंने सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे मिरर ऑब्जेक्ट में जाके मैं इन सिलेक्टेड लाइट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका दोनों आर्क सिमिलर हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर कुछ ग्रूव्स वगैरह बने हैं जो कि आप शेव एडिटर में जाके बना सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे आप लोग और एक यहाँ पे मैं कर्व ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करके जॉइन विथ स्मूथ कर्व, और फिर नोट एडिट मोड में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो शेप के हिसाब से। ठीक है, इसको भी आपको इस लाइन के अकॉर्डिंगली इन सिलेक्टेड लाइन पे मिरर कर देना है। दोनों को शिफ्ट दबा के ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आप एक यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये टेंजेंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ऑफसेट वेक्टर यूज करूंगा, क्योंकि मुझे इनर साइड में एक आर्क जो कि इसको ऑफसेट रहेगा वो मुझे ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑफसेट कमांड का यूज करके इसको थोड़ा आप निमुड़ता लीजिए, मतलब एंडिंग में वो थोड़ा सा नजदीक किया है ऐसा आप दिखाइए। ठीक है, उसके बाद आपको जॉइन विद स्ट्रेट लाइन करिए और क्लोज विद स्ट्रेट लाइन करिए। ठीक है, अभी और एक चीज है यहाँ पे, ये और एक ठीक है, ये एंड पे जो है ये कॉन्वर्जिंग है। ठीक है, ये नोट एडिट मोड का यूज करके इसको आपको जॉइन विद स्मूथ कर करो और डाउन साइड में आप उसको क्लोज विद स्मूथ कर करो। ठीक है, यहाँ पे मैं पॉलीलाइन का यूज कर रहा हूँ। इन दोनों वेक्टर्स को आप सिलेक्ट करो और फिर आखिर में लाइन को सिलेक्ट करके आपको सिलेक्टेड लाइन में क्लिक करना है। अभी इसको भी आप जॉइन विद कर दो। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा आप यहाँ वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं थोड़ा स्पेस के हिसाब से। ठीक है, तो ये आपका एक पेटल का ये बन गया। इसको ही आप रोटेट कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का टूल से। यहाँ पे आपको सिंपली उस शेप को क्लिक कर दीजिए, उसके बाद रोटेट एंड कॉपी पे क्लिक करिए। यहाँ पे रोटेट एंड कॉपी दीजिए, यहाँ पे उसका रोटेशन सेंटर सिलेक्ट करिए जो कि आपको स्नैपिंग के हिसाब से मिल जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाता है सिलेक्शन होने के बाद उसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स और वाई। अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको नहीं मालूम तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए, ये 0 0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, उसके नीचे ये थर्ड और उसके नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब एक्स एंड वाई, एक्स बोलेंगे अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेता हूँ ये, तो उसके कोऑर्डिनेट्स जो दिखाई देते हैं x 234 और y 49, जैसे कि यहाँ पे ये y 59, ये इसके यहाँ पे ये स्केल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, और वो x में ये है 233, दोनों भी वैल्यूज पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये जो रोटेशन सेंटर है वो उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट यहाँ पे शो करता है। यहाँ पे अभी टोटल 6 पेटल्स है, तो 360 का एंगल ऑलरेडी है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 पेटल्स यहाँ पे बन चुकी है। इन द सेम वे
आपको यहाँ से एक फ्लोरिश बनाना है, तो मैं यहाँ से एक आर्क बना देता हूँ। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी क्लियरली। ठीक है, यहाँ से भी आप और एक कर्व ऐसा डाल दीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको सिर्फ एक तो लेफ्ट साइड आप बनाइए या फिर एक तो राइट साइड बनाइए। ठीक है, बाद में आप उसको मिरर कर सकते हो। ठीक है, तो ये मैं शेप बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो आपको हमेशा थोड़ा नो एडिट मोड के हिसाब से उसको एडजस्ट करना है और सीधा शिफ्ट सिलेक्ट करके उसको दोनों वेक्टर को आपको सिलेक्ट करके आपको ज्वाइन विद स्मूथ करना है। ठीक है, अभी ये जो दो पेटल लीव्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ गई है। ठीक है, इसकी जॉइनरी आप यहाँ से आ जाएगी। जॉइनरी कुछ यहाँ पे ये जॉइनिंग लाइन है उसकी, शिफ्ट प्रेस करके दोनों आप सिलेक्ट करके उसको मैं ज्वाइन विद स्मूथ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से और एक फ्लोरिश का लाइन जो कि आगे जा रहा है और ये वाला कर्व इसके साथ मर्ज हो गया है। ठीक है, तो आपको इसको इसी हिसाब से आपको उसको मिलाना है। ठीक है, देखो उस हिसाब से मैंने दोनों को सामने सामने करके ज्वाइन विद स्मूथ कर दिया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी इसके ऊपर की जो धारियां है वो आप शेप एडिटर में बना सकते हो, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो मैं उसकी खाली लाइनिंग जो या उसके लिए जो लाइनिंग लगेगी वो मैं यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो ये इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको पॉइंट इंसर्ट करना है तो आप आई प्रेस करिए, उस पॉइंट को लेके आप थोड़ा सा उसको शिफ्ट करिए। ठीक है, हमेशा आपको इसको ज्वाइन विद स्मूथ कर ही करना है। अगर क्लोज भी कर रहे हो तो क्लोज विद स्मूथ कर ही करिए। ठीक है, अभी ये वाला जो इसका धागी है वो भी आप एंड कर और स्टार्ट कर, हमेशा एंड कर और स्टार्ट कर ड्रॉ करिए और उसको हमेशा आदत रखिए कि उसको ज्वाइन विद स्मूथ कर भी करे। अगर आपकी ड्राइंग परफेक्ट होगी तो आपका जो 3D बनेगा वो भी परफेक्ट होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार ये एक फ्लोरिश का मैंने बनाया। सिमिलरली ये वाला फ्लोरिश भी आपको ट्रेस करके रखना है। ठीक है, तो ये और ये दोनों सेम है इसलिए मैं ये वाला नहीं दिखाता, ये वाला ऊपर वाला मैं दिखाता हूँ। इसको भी आपको ट्रेस कैसे करना है, देखिए यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। इस टाइप में जब भी आप फ्लोरिश बनाते हो तो आपको उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है। अभी ये वाला पार्ट भी इसी में से ही निकल रहा है। ठीक है, तो आपको उसी हिसाब से आपको 2D वेक्टर्स के जो कर्व है उसी हिसाब से आपको उसमें से निकालने हैं। क्योंकि वो कंटिन्यूटी अगर नहीं रहेगी तो उसमें वो मज़ा नहीं आता।
ठीक है। ठीक है, इसको भी आपको ज्वाइन विथ स्मूथ कर करना है, और ये जो एंड है इसको यहाँ तक आपको बढ़ाना है। कुछ इस प्रकार। ठीक है, तो ये जो पार्ट है हम लोग प्लूरल स्वीप में बनाते हैं, एक पर्टिकुलर या फिर मल्टीपल क्रॉस सेक्शंस को एक्सक्लूड करके, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, इसका यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, इसी तरह आपको इसके ऊपर जो धारी बनाई गई है डिटेलिंग, उसको भी आपको बनाना है उसी वे में। ठीक है, ये थोड़ा अटक गया था। ठीक है, इस दोनों को जो है स्मूथ कर, इसको भी जो क्लोज विथ स्मूथ कर। ठीक है, अभी आपको अगर लग रहा है कि ये जरा ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया है, तो आप यहाँ पे कुछ वेक्टर्स को आप अलग लेयर में, एक अलग कलर में आप रख सकते हो। यहाँ पे अगर आप राइट साइड में देख रहे हो तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नाम का एक मेन्यू है, जिसमें आपको वेक्टर्स में अगर जाएंगे तो आपको एक डिफॉल्ट लेयर है जिसमें हम लोग ने जो भी कुछ ड्रॉ किया वो उस डिफॉल्ट लेयर का है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो बिटमैप इमेज है वो U2 नाम के इस फोटो की जो नाम है उस नाम से वो लेयर बन जाती है। उसके बाद हर एक चीज की लेयर है। फ्रंट रिलीफ मतलब सामने वाली साइड का जो ऊपर बाजू है कोई भी वर्क पीस का, मतलब अप साइड वाली सरफेस जो है इसको हम लोग फ्रंट बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे रिलीफ लेयर है। सिमिलरली बैक रिलीफ है, उसके पीछे बाजू अगर आप कुछ चाहते हो बनाने का तो उसके पीछे बाजू आ जाएगा। ये चीज़ आपको जब आप मॉडल एक्सपोर्ट करते हो यहाँ से, तब ये चीज़ आपको काम आता है, बैक रिलीफ। ठीक है, उसके बाद क्लिप आर्ट में आपको क्लिप आर्ट लाइब्रेरी आप देखी होगी जो कि यहाँ पे है। ठीक है, ये अगर नेट चालू रहेगा तो आपको क्लिप आर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद ये शीट है। ठीक है, अगर आप न्यू शीट लेना चाहते हो उसी में देखिए मेरे वेक्टर्स गायब हो जाते हैं। ठीक है, न्यू मॉडल की तरह ये हो जाता है। ठीक है, तो ये शीट तक आपने को नहीं जाना है, ना ही क्लिप आर्ट तक। ठीक है, ये खाली ऊपर का अपने को इम्पोर्टेंट है, वेक्टर्स, फ्रंट रिलीफ और बैक रिलीफ, ये तीन ही चीज आपने काम की है। ठीक है, तो हम लोग अभी वेक्टर्स में जाएंगे। यहाँ पे आप न्यू वेक्टर्स पे लेयर पे अगर क्लिक करोगे तो एक नई वेक्टर लेयर जनरेट हो जाएगी, जिसका आगे एक सर्कल है। अगर आप रेड कलर की वेक्टर्स की लाइन जो है उसका कलर चूज करते हो, अभी मान लीजिए मुझे फ्लावर्स के जितने भी वेक्टर्स हैं उसको मुझे उस लेयर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा उसको सिलेक्ट करके और मूव वेक्टर्स टू न्यू वेक्टर लेयर करूँगा, तो उस वेक्टर का कलर ऑटोमेटिक
जो हमने डिफ़ॉल्ट उसको दिया है उसमें वो चला जाता है। तो एक आसान चीज़ हो जाती है ट्रेसिंग के लिए और वेक्टर का 3D बनाने के लिए आपको इसका हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे मैं बताऊँगा, हमेशा आपको जो भी आप वेक्टर्स बनाते हो, और अगर मान लो इसी में अगर मैं 2D बना रहा हूँ, इसी में अगर मैं 3D बनाऊंगा तो आपके पिक्सल को प्रॉब्लम हो जाएगा। ये इमेज की जो बाय डिफ़ॉल्ट पिक्सल साइज है, रिजोल्यूशन, वो उस मॉडल पे आ जाएगी। तो आपको हमेशा एक ट्रेसिंग का एक मॉडल आपको लेना है खाली 2D के लिए, और उसमें से 2D उठा के एक्सपोर्ट करके आपको एक अलग आर्ट कैम की शीट या फिर मॉडल में जाके उसको एक अलग से आपको बनाना है, या फिर आप यहाँ पे इस शीट में जाके आप उसको काम कर सकते हो। पर मेरी सलाह से आप अगर चाहते हो तो आप नया मॉडल लेके ही करो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये लेयर हो गया, ये लेयर। अभी आप हम लोग ये जो फ्लोरिश है इसको किस प्रकार ट्रेस कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और इसकी जो क्रॉस सेक्शन रहती है वो हमें किस प्रकार हम लोग बना सकते हैं ये मैं बताऊंगा। ठीक है, ये मैं कुछ गिने चुने आर्क्स ही बना रहा हूँ। ठीक है, आपको इनको हमेशा ज्वाइन विद स्मूथ कर्व करके देखिए, कभी कभी ये नियरेस्ट पॉइंट उसका ज्वाइंट होता है। ये कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ज्वाइन विद स्मूथ कर्व करते हो, अभी ये एक पूरा सेगमेंट है, अभी इनमें दोनों का जो डिस्टेंस है वो देखिए 25.655, और यहाँ से यहाँ अगर देखेंगे 20.227। तो जो भी नज़दीक का पॉइंट है उसी को वो जोड़ता है। ठीक है, तो इस केस में आपको एक तो आप नोड एडिट में जाके उस पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाओ ताकि नियरेस्ट डिस्टेंस इन दोनों में हो। ठीक है, ठीक है, अगर अभी आप उसको ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, इसी बहाने मैंने आपको मेजरिंग टूल कैसे यूज करते हैं वो दिखा दिया। नोड एडिट मोड में आप उस कर्व को एडजस्ट कर ही सकते हो। अगर आपको कोई पॉइंट इंसर्ट करना है तो आप आई प्रेस करिए। सिमिलरली मैं यहाँ पे ज्वाइन विद स्मूथ कर्व करता हूँ। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बेंड हो जाता है, तो उसको आपको हमेशा एंकर पॉइंट खींच वगैरह करके उसको प्रॉपर वे में लेके आना है। ठीक है, अभी ये जो फ्लोरिश जा रहा है यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इसी वे में आपको हमेशा ट्रेसिंग करना है। जब भी आप कोई भी मॉडल बना रहे हो तो यही वे है आपको उसकी ट्रेसिंग करनी है। इसी वे में अगर आप ट्रेसिंग करते हो, जितना नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके सेगमेंट में कम हो उतना अच्छा। ठीक है, अब ये दोनों को मैं अगर ज्वाइन करूंगा विद स्मूथ कर्व। ठीक है, और मोड एडिट मोड में आप उसको एंकर पॉइंट्स के जो ये है इसको खींच के आप उसको प्रॉपर शेप में उसको ले आ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए।
ये वाला पार्ट भी आपका 2 रेल स्वीप में बनेगा, जो कि आप यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2D का काम होने के बाद हम लोग 3D में जाएंगे। वहाँ पे मैं आपको 3D इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। ये ट्यूटोरियल एक बिगिनर के हिसाब से मैं बना रहा हूँ। तो ये ट्रेसिंग की क्लास है। वेक्टर को, इमेज को कैसे बनाते हैं, उसको इमेज का वेक्टर कैसे बनाते हैं उसका। अभी ये एक रेल हो गई और ये एक रेल हो गई। अभी इसको भी आपको ज्वाइन करना है। देखिए यहाँ पे भी सेम केस हो गई, यहाँ से यहाँ तक कंडीशन उसको कम लगा, इसलिए उसने या तो एक तो आपको नोड इसको हिलाना है या फिर बीच में और एक सेगमेंट डाल दीजिए आर्क का। उसके बाद जॉइंट स्मूथ कर दीजिए। कर्व को थोड़ा स्मूथ रखिए, हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन रखिए। वो जो कर्व है वो एक ही फंक्शन को डिनोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मैं ये यहाँ से लेता हूँ। ठीक है, फिर इसको जॉइन में स्मूथ कर देंगे। ठीक है, ये भी कर्व हमारा ट्रेस हो गया। थोड़ा बहुत आपको इसको भी एडजस्ट करके परफेक्टली लाइनिंग में लेके आना है। ठीक है, अभी ये वाला पार्ट भी आपको उसी प्रकार आपको ट्रेस करके लेना है। देखिए कुछ लोगों को समझता नहीं है कि ड्राइंग कैसे लेनी चाहिए, क्योंकि उनको 2D का 3D बनाने के लिए उसका 2D किस प्रकार पहले करना है वही नहीं पता रहता है, तो उनको मालूम ही नहीं रहता कि स्टार्ट कहाँ से करें। ठीक है, अभी ये मैं बोल रहा हूँ 2 रेल स्वीप, शेप एडिटर, ये सब चीज़ें अगर आप बिगिनियर हो तो आपको समझ में नहीं आएगी। बस अभी के लिए आप इनके नाम याद रखो, जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ट्रेसिंग करना है। ये आखिरी पार्ट, इसको भी हम लोग ट्रेसिंग कर लेते हैं। मेन चीज है यहाँ पे कर्व्स की कंटिन्यूटी, और एक चीज है उसके बाद आती है जो कि क्रॉस सेक्शंस। आपको हर एक पार्ट के क्रॉस सेक्शंस बनाने पड़ेंगे इमेजिनेशन करके। ठीक है, कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं कि क्रॉस सेक्शन कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला कर्व मैं यहाँ से यहाँ तक लेता हूँ और इसको मुझे यहाँ पे जॉइंट करना है। उसके बाद नोड एडिट मोड में जाके उस कर्व को एडजस्ट करना है। ये यहाँ पे थोड़ा ये ज़्यादा डाउन हो गया था, तो उस हिसाब से आपको उसकी एडजस्टमेंट भी करनी है। आपका पूरा का पूरा कर्व एक प्रॉपर
कंटिन्यूटी फंक्शन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ज़्यादातर वर्ड्स यूज़ किए, शेप एडिटर और टूरल स्वीप, क्रॉस सेक्शंस, जॉइन विथ, स्मूथ कर्व, ये मेन हेड टैग्स रहेंगे इस वीडियो के। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ जाएगा। ये तो जो भी है, ये इस पे ऊपर जो भी है बना है डिटेलिंग के लिए वी ग्रू टाइप, वो भी इसी प्रकार आ जाएगा। ठीक है, मैं अभी आपको थोड़ा सा 2D इंटरफेस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, आर्ट कैम में जो टॉप साइड में जो भी है, यहाँ पे न्यू मॉडल, ताकि आपके लिए नया मॉडल नए साइज में लेने के लिए आप यहाँ से कर सकते हो। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को ओपन करने के लिए, करंट फाइल को सेव करने के लिए। उसके बाद ये कट और पेस्ट, कोई भी वेक्टर या फिर रिलीफ की मोड में कट या फिर पेस्ट कॉपी करने के लिए, ये दोनों पेस्ट करने के लिए ये है रीडू, कोई भी एक्शन को प्रीवियस में जाने के लिए ये है, सॉरी अंडू, और इसके बाद है रीडू। अगर अंडू में जाके, ये आपको बताता हूँ मैं रीडू कब यूज़ कर सकते हैं। ये एक जैसे आप पीछे जाते हो वैसे ही वापस आगे आने के लिए आप रीडू यूज़ कर सकते हो। ये डिस्प्ले नोट्स है, अगर आप कुछ पार्ट्स के लिए नोट्स वगैरह ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट रहेगी ऑल मैक्स 15 mm, या फिर जो भी साइजेस वगैरह है, फ्लावर के साइजेस, जो भी यहाँ पे एक नोट है, इसमें आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। उसके बाद सेट मॉडल साइज, यहाँ पे आपका मॉडल साइज स्केल होएगा। ठीक है, इसका XY रेशो ऑलरेडी लॉक रहेगा, इसका यूनिट आप तो mm या फिर इंचेस में है। ठीक है, अभी ये इमेज की साइज के हिसाब से है। देखिए यहाँ पे स्कैन DPI है जो कि 300 पिक्सल डेंसिटी जो है इसकी उतनी है, इसलिए मैं आपको सजेशन दिया था कि हमेशा इसके वेक्टर एक्सपोर्ट करके एक अलग मॉडल लेके उसकी 3D फाइल, 2D से 3D फाइल जनरेट करिए। उसके बाद है मिरर मॉडल हॉरिजॉन्टली, मॉडल को अब ये देखिए, ये जो इमेज है उसको इसने अलोंग द सेंटर मिरर कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये है ग्रे स्केल। ये पार्ट आपको जब आपका पूरा का पूरा 3D बन जाएगा तब उस 3D का ग्रे स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए ये यूज होता है। ये तो हमने देख लिया लाइट्स एंड मटेरियल्स। लाइट्स एंड मटेरियल्स में हमने इमेज की कॉन्ट्रास्ट को कम ज़्यादा किया था, क्योंकि इमेज बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो गई थी, उसकी इंटेंसिटी हमने कम की थी। यहाँ से यहाँ पे बहुत सारे शेडिंग मोड्स है जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, कुछ मेरे बाय डिफ़ॉल्ट भी है। ठीक है, यहाँ पे आप पॉइंट लाइट्स वगैरह ऐड कर सकते हो, जो कि मैं आपको 3D के ट्यूटोरियल्स में बताऊंगा आगे। हालांकि ये अभी बिगिनिंग ट्यूटोरियल है तो मैं उतना ज़्यादा नहीं बताता हूँ। यहाँ पे ये है क्रिएट ट्रायंगल इमेज। यहाँ पे इसका यूज जो है, कोई भी 3D फाइल को आप एक HTML फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट, जिसमें आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ प्रोजेक्ट मेन्यू में बताया था कि आपको हर इसमें वेक्टर की लेयर है, इमेज की लेयर है, फ्रंट रिलीफ ऊपर बाजू, बैक रिलीफ नीचे बाजू। तो ये जब आप लोग 3D मॉडल को एक्सपोर्ट करते हो स्टिल फाइल में, तब ये चीज़ यहाँ पे यूज होती है, क्लोज विद बैक रिलीफ। देखिए, अगर यहाँ पे बैक रिलीफ में आपका कुछ मॉडल है और फ्रंट रिलीफ में कुछ मॉडल है, तो दोनों एक दूसरे के साथ से कंबाइन होके आपको प्रोडक्ट देगा, जैसे कि कॉइन डिजाइन में होता है, आगे ऊपर ऊपर और नीचे ऐसा।
उसके बाद इन्वर्टेड फ्रंट, ये कॉइन की डाई वगैरह बनाने के लिए सब्ट्रैक्टेड पार्ट। उसके बाद क्लोज विद ऑफसेट, क्लोज विद ऑफसेट का जो है ये पार्ट आपको ऐसे नहीं समझेगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये चीज़ 3D प्रिंटिंग में यूज होती है, जो कि सरफेस की थिकनेस जो रहती है उसको ये डिनोट कर, उसके लिए ये यूज होती है। ठीक है, तो ये 3D प्रिंटिंग में आपको काम आएगा। और लिमिट ट्रायंगुलर साइजेस, अभी कभी कभी आर्टकैम से हम लोग कुछ मॉडल को जेड ब्रश या फिर ब्लेंडर में डालते हैं, तो कभी कभी वो ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो उसके लिए लिमिट ट्रायंगुलर साइजेस का आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको इन डेप्थ बताऊंगा। ओके, ओपन मेश में क्या है, नीचे प्लेन बेस नहीं रहता है, ये एक मास्क के जैसा आप इमेजिन कर सकते हो, विथ टॉलरेंस थिकनेस ऑफ द मास्क सरफेस। ओके, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, क्लोज विद बैक रिलीफ वगैरह वगैरह, तो ये हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग इस वगैरह में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये यहाँ तक हो गया अपना। उसके बाद ये मेन्यू बार में आप देख सकते हैं क्या क्या है, ये भी सेम है, न्यू फाइल, मॉडल फ्रॉम इमेज, रोटरी मॉडल, अगर आप रोटरी मॉडल करना चाहते हो। प्रोजेक्ट, ये जो प्रोजेक्ट है ये रोटरी के लिए ज़्यादातर यूज होता है, रोटरी चीज़ों की असेंबली के लिए, पर ये ज़्यादातर ये डायमंड डिज़ाइनर के लिए अच्छा है, वही लोग इसको ज़्यादा यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक पिक्सल साइज के हिसाब से आप मॉडल ले सकते हो। उसके बाद ओपन क्लोज मॉडल, ओपन माने जो भी आप पहले से बनी हुई फाइल है आर्टकैम की .art या फिर .rlf, उसको आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेव एज, प्रिंट प्रीव्यू, ये प्रिंट के लिए है, PDF में फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये इतना नहीं है। उसके बाद एडिट मोड में आपको इमेज को फ्लिप या फिर रोटेट, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, देखिए सेम चीज़ होगी। अभी यहाँ पे मैं रीडू करता हूँ वापस वही एक्शन में, तो उतना ज़्यादा ये नहीं है। कट कॉपी पेस्ट ये तो आपको मालूम है। मिरर, जो भी हमने यहाँ पे देखा सेम चीज़ है। इन्वॉल्व डिस्टॉर्शन के बारे में आपको आगे जैसे जैसे बढ़ूंगा वैसे बताऊंगा। उसके बाद ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी हमने यहाँ पे देखा, रोटेट कॉपी देखा, ब्लॉक हमारा बाकी है। टेक्सचर फ्लो के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखने वाले हैं इन डिटेल। उसके बाद व्यू में यहाँ पे आप 2D का 3D होने के बाद उसकी 3D व्यू की इमेज सेव कर सकते हो, पर वो उतनी हाई रिजोल्यूशन में नहीं दिखती है, तो मैं आपको एक बेटर वे बताऊंगा कि एक हाई क्वालिटी 3D मॉडल की इमेज किस प्रकार आप सेव कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये कुछ व्यूज़ है, कोई भी मॉडल को आपको ऊपर से देखना है या फिर बॉटम, लेफ्ट साइड, राइट साइड व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, आइसोमेट्रिक व्यू 1, आइसोमेट्रिक व्यू 2। यहाँ पे आप देखिए आइसोमेट्रिक व्यू है, ये बाय डिफॉल्ट एंगल के हिसाब से वो इनबिल्ट है। ठीक है, यहाँ पे था वो। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट यूज करते हैं कंट्रोल नम, जो कि आपको यहाँ पे दिखता है, ये देखिए। ठीक है, इसके शॉर्टकट्स भी उन्होंने दिए हैं उसके बाजू में ही। उसके बाद जूम इन, जूम आउट, प्रीवियस व्यू, जूम इन में जूम होता है, ये तो कोई भी बता देगा आपको। ठीक है, प्रीवियस व्यू, ठीक है, जो भी पहला व्यू था उसका इमेज का, वो आपको दिखाएगा। ठीक है, तो एक अंडू व्यू जैसा हो गया। ठीक है, स्केल टू फिट मॉडल, स्केल टू फिट मॉडल अभी ये ऐसा है,
बहुत ही ज़्यादा मैंने ये कर दिया। अब इसको मैं स्केल टू फिट मॉडल, उस मॉडल के हिसाब से वो बाय डिफॉल्ट एरिया लेके वो ये हो कर देगा, फिट कर देगा। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं आपको अभी नहीं बता सकता। ठीक है, ये 3D वाला है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। शो ब्रिजेस, ये भी, ये जो ब्रिजेस है ये भी टूल पाथ का पार्ट है। टैब वगैरह आप इसको बोल सकते हैं, एस्पायर में उसको टैब्स बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपको मैं बाद में ही बता सकता हूँ। शो कर्सर इन्फॉर्मेशन, शो कर्सर इन्फॉर्मेशन में अभी आप देख सकते हैं एक स्क्वायर बॉक्स आ गया है रेक्टेंगुलर, जो कि हर कोऑर्डिनेट का, एक्स का वाई का वैल्यू बता रहा है, जेड का नहीं बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ 2D व्यू है। ठीक है, इसलिए जेड 0 दिखाएगा। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपको एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स वाई दोनों नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, उसके हिसाब से उसकी कोऑर्डिनेट की वैल्यूज जो है एक्स वाई वो तय होती है। उसके बाद शो ग्रिड, यहाँ पे आप ग्रिड लाइंस बाय डिफॉल्ट रहती है। ठीक है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं है, एक रंगोली के जैसा आप समझ लीजिए। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। उसके बाद गाइडलाइंस, गाइडलाइंस तो आपने देख लिया। शो गाइडलाइंस यहाँ पे आप ऑफ कर देंगे तो आपकी गाइडलाइन चली जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसी में आपको आएगा शो ओरिजिन, जो कि आपको यहाँ पे भी दिखाता है। सेम टैब आपको यहाँ दी गई है, तो कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे रिपीट हो जाती है। शो रूलर्स, जो कि ये रूलर्स है में दी गई है, वो ऑन ऑफ हो जाएगी। यहाँ पे स्नैपिंग टू ग्रिड, जो हमने पॉइंट्स दिखाई दिए थे, स्नैप टू ग्रिड पॉइंट, हर एक पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग के लिए ये स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन है। स्नैप टू गाइडलाइन, गाइडलाइन के हिसाब से स्नैपिंग होती है। स्नैप टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो ये जो डिफॉल्ट है वही रखी है। स्नैप ग्रिड में सेटिंग में आप ग्रिड की स्पेसिंग चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 10 mm। तो मेरी जो स्नैपिंग, अगर मैंने स्नैपिंग अगर ग्रिड लूंगा तो मेरा 10-10 mm के हिसाब से ही पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्रिड ऑन करता हूँ। अभी आप देख सकते हैं ये 10-10 mm पे है। देखिए ये हमेशा पॉइंट टू पॉइंट ही जाएगा, मतलब उसका लिस्ट काउंट जो है वो 10 mm हो गया। अगर आप समझते हो लिस्ट काउंट तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ 10-10-10-10 mm से ही आगे बढ़ेगा स्नैप टू ग्रिड। ठीक है, मैं इसको वापस जो डिफॉल्ट सेटिंग थी वही रखता हूँ। स्नैपिंग टू ग्रिड ऑफ कर दीजिए और ग्रिड शो ही मत कीजिए। उसके बाद स्नैप ग्रिड की सेटिंग में वापस 1 mm करिए और ओके करिए। ठीक है, ये हो गई आपकी डिफॉल्ट। अभी हमने यहाँ पे ये वाला देख लिया, इसमें हम लोग ये हमारा बाकी है। ठीक है, शो ब्रिजेस तो मैं आपको बता दूंगा, वो टूल पाथ का पार्ट है। ये सेम चीज है जो हमने यहाँ पे देखी। सेट पोजीशन, ये ओरिजिन की पोजीशन सेट करता है। जैसे कि यहाँ पे ओरिजिन जो है ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ये लोअर अपर लेफ्ट कॉर्नर हो गया, ये अपर राइट कॉर्नर, ये अपर सॉरी लोअर राइट कॉर्नर, और ये सेंटर, उसके पोजीशन वो डिलीट करता है यहाँ पे। ठीक है, देखिए ओके। ठीक है, उसके बाद रेजोल्यूशन एडजस्ट करने के लिए कोई भी, देखिए अभी मैं अगर इसका रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ
Resolution adjustment cannot be undone. Are you sure you wish to undo? कंटिन्यू। एक बार आपने रेजोल्यूशन कर दिया हाई तो आप उसको कम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने रेजोल्यूशन बढ़ा दिया है, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं होगा, उस इमेज की क्वालिटी बढ़ गई ऐसा आपको लग रहा है, पर आपका ट्रेसिंग के लिए थोड़ा ये हो गया। देखिए थोड़ा आपका स्लो जाएगा, पर नहीं उतना इफेक्ट नहीं आपको पता चलेगा। ये तो आपने देख लिया है जो हमने यहाँ पे किया था, सेम चीज वर्टिकल है, उल्टा हो गया। देखिए ये इमेज के लिए है, ये सब चीजें जो है ये इमेज के लिए है, ठीक है। हालांकि इसमें आप मॉडल भी कर सकते हो, रोटेट 90 डिग्री, इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये ग्रेड स्केल जो कि मैंने यहाँ पे बताया था। ऐड बॉर्डर, ये चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की है, चलो देखते हैं। बॉर्डर is added to image in current secondary color if a relief is present, it is also extended। ओके, अगर इसमें कोई रिलीफ होती तो वो भी एक्सटेंड हो जाती थी, मतलब इसका 3D पार्ट भी हमको देखना ही पड़ेगा। चलो इसमें कुछ वैल्यू फिट करके देखते हैं, जैसे कि 20 mm। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक बॉर्डर आ गई जो कि एक कलर में आ गई है। क्या इसमें कुछ ऐड हो गया बिट मैप, सॉरी प्रोजेक्ट मेन्यू में नहीं। अगर इसका आप 2D व्यू दिखेंगे, देखिए ठीक है। तो यहाँ पे अंडू ऐड बॉर्डर कर देता हूँ, और जो प्रीवियस सेटिंग थी मेरी मॉडल मिरर, ये वापस कर देता हूँ, पहले जैसा हो गया, ठीक है। क्रॉप, आई थिंक ये बिटमैप को क्रॉप करने के लिए है, मैंने कभी यूज नहीं किया, चलो देखते हैं क्या होता है। एक पर्टिकुलर पार्ट को हम लोग क्रॉप कर सकते हैं क्या, अगर वो रेक्टेंगुलर हो या फिर कोई भी किसी भी टाइप का शेप हो तो उसको हम लोग कर सकते हैं क्या क्रॉप, मुझे भी नहीं मालूम, चलो ट्राई करते हैं। कुछ कुछ चीजें आप अगर एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपको वो नहीं समझेगी, इसलिए बेटर वे है कि आप हमेशा ट्राई करते रहिए। यस, ये क्रॉप हो गया है, पर क्रॉप तो हो गया पर ये स्क्वायर ही लेता है, उस इमेज का शेप नहीं लेता, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऐसे अंडू नहीं होगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा अंडू क्रॉप रीजन, वापस आपको जाना पड़ेगा अंडू ड्रॉ पॉलीगन, ड्रॉ इमेज, लगता है इमेज वापस डालनी पड़ेगी। एक बार क्रॉप हो गई मतलब गई। चलो ठीक है, एक बार क्रॉप हो गया मतलब गया, आपको वो इमेज वापस लेनी पड़ेगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये रोटेट हो रहा है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहता हूँ पर वो रोटेट हो रहा है, यहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी मैंने ये वाला चूज किया तो ये सिलेक्शन मोड चूज किया है, तो ये पक्का सिलेक्शन होगा। इसको मैं कर देता हूँ कट, और यहाँ पे वापस सेम इमेज में इंपोर्ट करूँगा।
तो आप नो कर दीजिए। ऑलरेडी आपके इसमें है वो क्लिपबोर्ड में जो डिफ़ॉल्ट साइज है, सेम चीज़ जो हमने की वही मैं कर रहा हूँ। शाइनेस, इंटेंसिटी, अप्लाई, क्लोज, जस्ट पेस्ट इट। ठीक है, तो ये पूरा प्रीव्यू जैसा हो गया, पर यहाँ पे सब वेक्टर एक ही लेयर में आ गए। ये एक सेंस, ये इट मेक सेंस, क्योंकि वहाँ पे हमने 2 लेयर के सारे वेक्टर को उठा के यहाँ पे एक अलग मॉडल के एक ही लेयर में डाला है, तो जो कि उसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लैक है, तो ये वो पूरा का पूरा एक को ही दिखाएगा। चलो अभी और खेलते हैं इसके साथ। एड बॉर्डर का तो हमने देख लिया, क्रॉप देख लिया, बहुत बेकार चीज थी ये क्रॉप। लाइट्स एंड मटेरियल हमने अभी देखा। स्पॉट फिल्टर, फोटो इमेज एंड जनरल, लाइन ड्राइंग, ये चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की है। स्पॉट फिल्टर्स, फोटो इमेज, आई डोंट नो। जनरल, लाइन ड्राइंग, क्या डिफरेंस था? चलो ये बाद में देखते हैं। स्पॉट फिल्टर का क्या है, ये तो ठीक है, ये समझ गया। लाइट्स एंड मटेरियल जो हमने यहाँ पे किया वही है। ये तो डिस्प्ले नोट्स, ये तो हो गया है, इसका कुछ नहीं। उसके बाद है वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर फाइल जो कि .pdf, .eps, .dxf, .dwg, .ai एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप उसको इंपुट कर सकते हो। ये फाइल के फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, ऑटोकैड की dxf, pic, .djk, epf, ai, eps, pdf, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई पूछे आपको कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, तो एक आपका फॉर्मेट आप तय करिए। एक तो EPS ही रखिए, PDF या फिर DWG। खास तौर पे मैं बोलूँगा कि आप DXF, अगर ऑटोकैड से ले रहे हो तो DXF या फिर DWG। नॉर्मली तो EPS में ही हम लोग सेव करते हैं। ठीक है, वेक्टर लाइब्रेरी भी एक क्लिपबोर्ड लाइब्रेरी की जैसा ही है, पर ये कभी वर्क नहीं करती है। यहाँ पे मैंने ये किया था, बेड के वेक्टर्स मैंने उसका मैंने अलग अलग फोल्डर बना के उसमें उसका मैंने किया था, पर ये अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करता हूँ। चलो देखते हैं ये वेक्टर एक्सपोर्ट होते हैं क्या। एक्सपोर्ट, देखिए एक्सपोर्ट सीधा सिस्टम के बाहर उसकी लाइब्रेरी में नहीं जा रहा है। वेक्टर, देखिए ऐसा प्रॉब्लम है। तो अगर आपको किसी को करना है वेक्टर क्लिपबोर्ड लाइब्रेरी में, सॉरी वेक्टर लाइब्रेरी में, तो आप यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लीजिए। जैसे कि कोई भी मेक न्यू फोल्डर, यहाँ पे मैं फ्लोरिश नाम कर देता हूँ। आपके जितने भी क्रॉस सेक्शंस है, जो भी हो आपका इंपॉर्टेंट मोल्डिंग का क्रॉस सेक्शन, कॉर्निशेस वगैरह जो भी है इंपॉर्टेंट क्रॉस सेक्शन जो आप बार बार बनाते हो, जो कि बार बार यूज होते हैं, उसका एक ही फोल्डर में आपको दबा डालो सब पूरा। ठीक है, उसी में सब आप रख दो। तो ये फ्लोरिश नाम का ये हो गया, पर ये कहाँ पे है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिली। सी यूजर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, आर्ट कैम फाइल्स, वेक्टर लाइब्रेरी, सिग्नेट्स, बेड्स वेक्टर्स, और उसमें ये फ्लोरिश नाम का फोल्डर है। तो इसको आप एक्सपोर्ट करिए। इसको मैं F नाम देता हूँ। EPS में मैंने इसको सेव किया है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो ये लाइब्रेरी में कैसे जाएगा ये दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना पड़ेगा C में, उसके बाद उन्होंने दिया था यूजर्स, पब्लिक डॉक्यूमेंट,
ठीक है। सेम चीज आपको सी में यूजर्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स आर्टकैम फाइल्स, उसमें आएगा आपका वेक्टर लाइब्रेरी, उसमें सीनेट टॉप्स, उसमें आपका बेड वेक्टर्स, उसके अंदर आपका आएगा फ्लोरिश, और यहाँ पे आपका वो EPS मैंने डाल दिया। अभी अगर आप देखोगे तो वो F नाम का ये यहाँ पे आ गया। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया कि वेक्टर लाइब्रेरी में वेक्टर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं। ये इंपोर्ट का हो गया, जैसे एक्सपोर्ट है वैसे इंपोर्ट। इंपोर्ट के लिए भी सेम फॉर्मेट, यहाँ पे क्रिएट पॉलीगन रेक्टेंगल जो कि यहाँ पे दिया गया है, इसलिए ये नहीं देखते हैं। ठीक है, क्लोज जॉइन जो कि यहाँ पे दिया गया है, जॉइन विद स्मूथ कर्जन। ठीक है, अलाइन ये चीज भी यहाँ पे दी गई है, ये देखिए। उसके बाद मर्ज विल्ड, ये खाली आपको नया लगेगा, पर ये मैं आपको समझा दूंगा बाद में। नोड एडिट मोड यहाँ पे दिया गया है, ये रहा। फिलेट यहाँ पे है, ट्रिम उसके बाजू में, ऑफसेट उसके बाजू में, उसके बाजू में व्रैप। ये व्रैप की चीज जो है आपको रोटरी में ज्यादा यूज होगी। सिलेंड्रिकल रैपिंग, रेडियल रैपिंग, ये ज्यादातर आपको रोटरी मॉडलिंग में यूज होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जरा डीप टॉपिक है, इसके मैं अभी नहीं चढ़ूंगा। ठीक है, क्लिप वेक्टर्स बाउंड्री, ये चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की है। ओके, ये इनसाइड वेक्टर को एक बाउंड्री के हिसाब से ट्रिम करता है और आउटसाइड के वेक्टर को भी बाउंड्री के हिसाब से ट्रिम करता है। इसका एग्जांपल मैं शो कर सकता हूँ आपको अभी, चलो मैं दिखाता हूँ। ये फंक्शन एस्पायर में भी है, मैं वंडर हूँ कि ये आर्टकैम में मुझे अभी पता चला, क्योंकि मैंने एक्सप्लोर नहीं किया था उतना। इसलिए हमेशा आप एक्सप्लोर करिए, नई नई चीज़ ट्राई करिए। जैसे कि ये 3D प्रिंटिंग है, इसमें आपने कभी कुछ ट्राई नहीं किया रहेगा, तो आप सब टूलपाथ जो भी है इसका सिमुलेशन आप देख सकते हो। हर चीज़ आप इसी में ही देख सकते हो, क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ पे हेल्प के लिए भी है आपके पास, कंटेंट वगैरह वगैरह जो भी है आप सब देख सकते हो। ठीक है, ये वीडियो का मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ आर्टकैम सीखो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखो, पर उसको सीखने का तरीका पहले सीखो। ठीक है, यहाँ पे मैं बहुत सारे वेक्टर्स जो कि मैं ब्लॉक एंड कॉपी से भी कर सकता हूँ, पर मैंने नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बाउंड्री लेता हूँ, ये मैं क्लब कर रहा हूँ एक ग्रुप में, और सर्कल को एज ए बाउंड्री ट्रीट करूंगा। यहाँ पे दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिप वेक्टर करता हूँ। ओके, ये सेम चीज है एस्पायर में जो रहती है, वही चीज है आर्टकैम में भी। ठीक है, अगर आपने आउटसाइड लिया तो इनसाइड वाला 0 हो जाएगा, आउटसाइड का रह जाएगा। दिखा देता हूँ वो भी, ये देखिए, सॉरी सिलेक्शन गलत था। आई थिंक सर्कल को पहले करना पड़ेगा। ओके, सर्कल को पहले था, बाद में ग्रुप को था। उसके बाद दिस ऑप्शन डिटरमाइंस हाउ वेक्टर्स which intersects the clipping boundary are handled. If trim is selected, then overlapping vectors are trimmed to clip boundary. Okay. Otherwise, they may be either kept or discarded. अभी इसमें वो discarded है। ठीक है, तो क्या होता है, ये सर्कल भी उसी में आ जाता है। अगर आप ट्रिम लोगे, ब्लेड अगर आप कीप लोगे तो उसी के साथ रहेगी। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखाता हूँ,
देखिए, सॉरी, लेट अस डू दिस फर्स्ट। इसका इंसर्ट लेके देखते हैं। इसको मैं ग्रुप करता हूँ। पहले सर्कल, फिर ग्रुप। ओके, यहाँ पे तो ट्रिम हो गया। यहाँ पे देखते हैं, पहले सर्कल फिर ग्रुप, पूरा ही डिलीट हो गया। चलो ठीक है, पहले सर्कल फिर ग्रुप, इसमें मैं कीप लेता हूँ। ओके, मतलब उसके बाहर के ये जो दो थे ऊपर के वो डिलीट हो गए। तो ये केस मुझे समझ में आ रही है। ठीक है, ये उतना काम का नहीं है पर ऊपर की चीजें काम की है। आपको इसको हमेशा ट्रिम पे ही रखे और इनसाइड आउटसाइड लेके आप कर सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे नई नई चीजें आपको आ जाएगी यहाँ पे जैसे जैसे आप आगे बढ़ जाते हो। क्लिप वेक्टर्स टू बाउंड्रीज तो देख लिया। अभी ये स्लाइस वेक्टर क्या है? क्या ये कभी ट्राई किया है आपने? चलो देखते हैं। दिस पेज अलाउज यू टू स्लाइस selected vectors into two pieces. You can either specify an x or y coordinate to divide the vectors about a vertical or a horizontal line, or slice the vectors using another open vectors. ओके, वेक्टर से वेक्टर को काट सकते हैं, या फिर आइदर आप x सिलेक्ट करो या फिर y सिलेक्ट करो, उसके कोऑर्डिनेट कॉलम वो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन लेके उसको काटेगा। ठीक है, ये मैन्युअली भी कर सकते हैं आप। दिस ऑप्शन डिटरमाइंस हाउ द वेक्टर्स विल बी स्लाइस्ड। ओके, इफ use last selected vectors is chosen, two or more vectors must be selected and the last selected vector is used to slice the other vector. Okay, for the remaining two options, the x or y coordinate of the straight line which will be used to slice the vectors must be entered. For the vertical and horizontal lines, you can set the coordinate by positioning a single horizontal or vertical line. ठीक है, वही हो गया। ठीक है, ये एक तो आप वर्टिकल लाइन के हिसाब से उसको काटो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन के हिसाब से उसको काटो। ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर शेप में अगर आपको उसको काटना है तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ भी बनाता हूँ, जो दिल में आए वो, जो भी शेप बनने दो। ठीक है, ये एक वेक्टर हो गया, ओपन वेक्टर हो गया। ठीक है, अभी ये एक क्लोज वेक्टर हो गया जो कि सर्कल है। इसको मैं यहां रखता हूं। ठीक है, अभी यूज लास्ट सिलेक्टेड वेक्टर। ओके, लेट अस स्लाइस इट। आई थिंक बोथ हैज टू बी ओपन वेक्टर्स, तो यहाँ पे सर्कल नहीं चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे और एक ओपन वेक्टर लेता हूं जो कि एक सिंपल लाइन है। यहाँ पे मैं एक वेक्टर लेता हूं जो कि सिंपल लाइन है, मुझे उसको लास्ट में सिलेक्ट करना है और स्लाइस वेक्टर। चलो देखते हैं ये स्लाइस हुआ क्या। क्या वेक्टर्स में कुछ नया स्लाइस वाला कुछ आया? नहीं, नो चेंज, नथिंग, नथिंग। ठीक है, देखिए ये स्लाइस तो हो गया है, उसी के ऊपर हो गया था। ठीक है, तो ये मुझे समझ में आ गया ये क्या है। उस शेप के हिसाब से आप उसको एक निंजा का जैसे आप तलवार के जैसे उसको काट सकते हो किसी भी शेप में। सिमिलरली ये वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है जो भी आप समझ सकते हो। ओके, तो नीचे देखते हैं। दिस ऑप्शन is used to determine if the closed vectors
that are slice or closed or left open. ओके अगर वो ओपन वेक्टर है तो वो ओपन ही रहेगा, अगर आप उसको चाहते हो क्लोज करे तो ये ऑप्शन लेके आप उसको करोगे तो वो क्लोज हो जाएगा। आई थिंक यहाँ पे क्लोज का मतलब इनके लिए ग्रुप है, क्योंकि ये तो मुझे ओपन ही दिख रहे हैं, एक वेक्टर, दो वेक्टर, ये तीन वेक्टर्स हो गए। ठीक है, लीव वेक्टर्स ओपन। ठीक है, अभी ये ऑप्शन लेके देखते हैं क्या होता है। सेम चीज सी, हम लोग जो भी सीख रहे हैं एक्सप्लोर के हिसाब से सिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे भी कुछ आइडिया नहीं है, कुछ चीजें मुझे मालूम है, कुछ नहीं। चलो इस टाइम हम लोग ओपन ही वेक्टर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ऑप्शन में जो जिसके हिसाब से आपको कट करना है उसको लास्ट में सिलेक्ट करिए, लीव द वेक्टर्स ओपन। नहीं, ये कुछ अलग चीज है फिर। ठीक है, अभी इस वेक्टर को मैं क्लोज करता हूं, एक क्लोज है और एक ओपन है। इस केस में क्या होता है, सेम चीज हुई है, सेम चीज हुई है कुछ। ठीक है, ये मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा है, क्योंकि ठीक है ये यूज के हिसाब से रहता है। ज्यादातर तो अपना वो बाउंड्री लाइन वाला जो कटिंग है वही काम में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और क्या है, स्प्लाइन वेक्टर्स। ये काम की चीज है, ये काम की चीज है आपकी। ये जो है, अगर कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है उसको आप लोग बिटमैप टू वेक्टर जब आप यूज करते हो तो आपको एक जिगजैग पैटर्न मिलता है। जिगजैग पैटर्न का मतलब मेरे लिए कुछ इस प्रकार से दिखता है, देखिए। तो ये जो चीज है उसको वो स्मूथ कर देती है, बहुत काम की चीज है ये। यहाँ पे आप टॉलरेंस डाल सकते हो, let us take it as a 0.25 and just create a ignore straight span. First let us read it. Certain vectors are curves represented by a large number of small straight lines. See, this is what you get when you take a bitmap to vector creation. Okay, this makes them hard to edit, increase the time needed to create the toolpaths. See, जब भी आप लोग सेगमेंट जो कि बिटमैप से क्रिएट हुआ रहता है उसमें बहुत सारे पॉइंट्स रहते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट जितने रहेंगे उतना टूल स्टॉप 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 करके काटेगा। ये चीज आपने नोट करी होगी अगर आप बिगिनियर हो। ठीक है, तो ये उसको स्मूथ करने के लिए है और टूलपाथ का टाइमिंग रिड्यूस करने के लिए, which gives very large machining files. Here we replace the small moves with Bezier. हाँ, एक ये Bezier कर्व के हिसाब से ही है। ये अगर आपने कंटिन्यूटी पढ़ा होगा तो एक फंक्शन है, जैसे कि मान लीजिए ये एक फंक्शन फॉलो करेगा, जैसे कि वो सबको कंसिस्टेंटली लेके एक स्मूथ कंटिन्यूटी देगा, जैसे कि इस हिसाब से इसे। चलो देखते हैं, मैं इसको बना कर ही स्प्लाइन करके ही देखता हूँ। प्रिजर्व स्ट्रेट लाइन स्पैन, इग्नोर स्ट्रेट स्पैन। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है उसमें कितनी नंबर ऑफ लाइंस है। नंबर ऑफ लाइंस माने स्ट्रेट लाइंस सेगमेंट्स, उसमें कितने बेजियर कर। बेजियर यहाँ पे मीनिंग है फंक्शंस। बेजियर कर का मतलब एक डबल वेरिएबल वाला फंक्शन। ठीक है, आर्क का मतलब है ओनली, कैसे समझाऊं मैं, आर्क बोले तो सिर्फ
एक पर्टिकुलर लिमिट में है। ये देखिए ये एक आर्क है, लेकिन बेजियर आप बोलोगे तो आप इसको बेजियर बोल सकते हो। ठीक है, अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक आर्क जोड़ दिया, चलो देखते हैं वो उसमें दिखाता है क्या नहीं। लेटेस्ट लिमिट हमेशा ऑटो जॉइन आर्क रखिए, तो ये पूरा एक क्लोज वेक्टर बन गया। देखिए अभी इसमें एक आर्क भी दिखा दिया और हमारा एक बेजियर कर्व कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल स्पैन मतलब इसको स्पैन बोले मतलब दो पॉइंट को जॉइनरी है, दो पॉइंट की जो भी जॉइनरी है सेगमेंट्स, उसको आप बोलेंगे स्पैन्स इन द एडवांस जनरली either lines, arcs or beziers. Above we show the how many each are short are presented in the selected vectors. यहाँ पे टोटल 37 पॉइंट्स है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द सिलेक्टेड वेक्टर। दिस इंक्लूड्स द कंट्रोल पॉइंट्स, 2 फॉर ईच बेजियर स्पैन एंड 1 फॉर ईच आर्क स्पैन। ठीक है, चलो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए आपने देखा होगा ये थोड़ा सा चेंज हुआ। ये देखिए फर्स्टली मैंने स्प्लाइन क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन भी है कि लाइंस लॉन्गर देन 5 mm के ऊपर अगर किसी लाइन की लेंथ रहेगी तो वो स्ट्रेट ही रहेगी। ठीक है, इग्नोर स्ट्रेट लाइन स्पैन। अभी देखते हैं, चलो ये टॉलरेंस हम बढ़ा के देखते हैं 15 mm क्या होता है। देखिए जैसे 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 मैं स्प्लाइन करते जाऊंगा इसका पूरा यही चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये f of x है, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कंटिन्यूटी के हिसाब से दिखाता है। ठीक है, अभी मुझे लगता है ये बिगिनर का ट्यूटोरियल जरा ज़्यादा डीप चला गया है। कन्वर्ट to regular shapes. Okay, here we convert the selected vectors to either circle or rectangles. From originals, take size data from the original vectors or you can specify own dimension. ये एक डिस्टॉर्शन का जैसा ही है, या फिर इसको आप एक टेक्स्ट वगैरह रहेगा उसको आप एक डिक्रीजिंग मैनर में अगर लगाना चाहते हो या फिर सर्कुलर मैनर में उसको कंप्रेस करना चाहते हो तो उसके लिए ये चीज़ है। ये भी हम लोग आगे ट्राई करेंगे। नई नई चीज़ें जो भी है आपने कभी देखी नहीं है उसको आप हमेशा नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर ये अच्छी चीज़ है, ये मैं आपको 2D कटिंग के टाइम में काम आएगा। आपको ये मिनिमम मटेरियल कंजम्पशन के हिसाब से आपको वेक्टर की नेस्टिंग करके देता है। इसमें आपको वेक्टर का डायमीटर टूल का डायमीटर और क्लैंपिंग के लिए जो बॉर्डर का डिस्टेंस है वो सिलेक्ट करना होता है और उसके बाद ये नेस्टिंग कर देता है। मल्टीप्लेट, अगर एक ही बेड के ऊपर एक ही शीट के ऊपर आपको एरेज नंबर ऑफ एरेज अगर रहेंगे तो आपको ये चीज़ काम आएगी। ये कभी मैंने ट्राई नहीं की है। ठीक है, वेक्टर डॉक्टर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप किसी इमेज से 2D बनाते हो तो कभी कभी क्या हो जाता है, वेक्टर की लूप्स या फिर वेक्टर की इंटरसेक्शन या फिर कोई भी दो आर्क्स या फिर सेगमेंट्स या फिर लाइन सेगमेंट्स या फिर बेजियर कर्व या फिर टू बेजियर कर्व या फिर बेजियर और आर्क या फिर लाइन बेजियर या फिर लाइन आर्क, इनका इंटरसेक्शन हो जाता है। तो उस केस में जो कोई भी 3D मॉडलिंग के टूल्स है जैसे कि एक्सट्रूड, टूरेल स्वीप जैसे होते हैं वो कभी कभी काम नहीं करते हैं। तो
काम भी करते हैं लेकिन एकदम उनका एरिया रेस्ट हो जाता है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन के हिसाब से वो अपना एरिया ऑफ सिलेक्शन या फिर एरिया ऑफ रेस रिड्यूस हो जाता है, तो वो दिखाई नहीं देता। तो उस केस में आपको हमेशा वेक्टर डॉक्टर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद बिटमैप, ये मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा, आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।